तो दांत को अगर हम देखें तो भगवान ने हमको 32 दांत दिए, चलो बाद में बात कर लेंगे इसकी, लेकिन दांत अगर देखें भैया भाई साहब यही, तो जो दिख रहा है बस उतना ही नहीं है। किसी बंदे का अगर हम दांत देखें तो देखें, अगर यहां बना लें, लिख ले यहां तिथ, यहां लिख ले दांत, यहां लिख ले भैया दांत, लिख लिया, यहां लिख दिया तुत, लिख दें, कोई समस्या नहीं। दांत लिख दिया, तुत लिख दिया, कोई समस्या नहीं भैया। तो अगर हम देखें किसी बंदे का दांत, चलो देख लेते हैं क्या समस्या है। ऐसे देख रहे हैं, ऐसे में गुस्से में आया, पिलास लाया और किसी एक बंदे का दांत ऐसे निकाल लिया निकाल लिया, इतना लंबा निकल गया। तो दांत अगर हम देखेंगे किसी बंदे का निकाल के तो दांत को 3 हिस्सों में हम बांटते हैं। किसमें भैया? दांत को 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक तो दांत का वह वाला हिस्सा जो हमारे जबड़े वाली बोन में, यानी जॉ बोन में धंसा होता है, जो जबड़े की हड्डी में ऐसे धंसा हो, एक तो वो हिस्सा होगा जो जबड़े की हड्डी में है। फिर एक हिस्सा वो होगा जिसपे मसूड़े चढ़ी होंगी, मसूड़ा दिख रहा होगा गुलाबी रंग का, तो मसूड़े वाला पार्ट, मसूड़े जिस पे होंगी यानी गम्स जिस पे होगा। और तीसरा वाला इलाका जो आपके मुंह में आपको दिख रहा है, जिसपे आप ब्रश रगड़ते हो सुबह उतर के उठ के, उसके बाद ही चाय पियेंगे, बोलते हो कि ब्रश करने के बाद चाय पियेंगे। तो इतना हम दांत को 3 हिस्सों में बांटते हैं दोस्त। क्या भैया? कौन कौन सा 3 हिस्सा? तो जो ऊपर का जो हमें दिख रहा हिस्सा उसे बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं दोस्त? क्राउन। ताज बोलेंगे नहीं ना, हम क्राउन लिख रहे हैं क्योंकि क्राउन तो कॉमन भाषा हो गई। क्राउन होता है दांत का वह हमारा वह हिस्सा जो हमारे मुख गुहा में हमको दिखता है, उसे बोलते हैं क्राउन। और इसी दांत का कुछ हिस्सा जो है हमारे मसूड़ों के अंदर रहता है, ये वाला हिस्सा तो मसूड़ों के अंदर ही है। इस हिस्से को बोलते हैं क्या? नेक। क्या बोलते हैं भैया? नेक। बोल दे क्या? ग्रीवा बोल दे, चलिए ग्रीवा बोल देते हैं, ग्रीवा बोल दिया। और दांत का वह वाला हिस्सा जो हमारे क्या है, जबड़े वाली हड्डी में धंसा हुआ है, जॉ बोन में है, उसे हम क्या बोलते हैं? रूट या जड़। क्या बोलते हैं दोस्त? जड़ बोलते हैं या रूट बोलते हैं। तो हमारा दांत ऐसे नहीं रखा गया है भाई कि ऐसे हमने उठाया और सुबह मूड हुआ कि भैया दांत निकालो और सुबह ऐसे ऐसे ब्रश कर लिया और फिर शाम को ऐसे धंसा दिया। ये जो दांत लगे हुए हैं जबड़े बोन में या मसूड़ों से, तो आपने पढ़ा होगा कि बोन को बोन अटैच करता है क्या? लिगामेंट। तो ऐसे जो है स्नायु लगे होते हैं, लिगामेंट लगे होते हैं। क्या भैया? लिगामेंट लगे होते हैं, ऐसे लिगामेंट लगे हैं। क्या लगे हैं दोस्त? लिगामेंट, लिगामेंट लगे हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्नायु बोलते हैं। तो लिगामेंट की मदद से जो हमारा दांत होता है हमारे जबड़े की बोन से अटैच होता है, इसलिए हम निकाल नहीं पाते इतना इजली उसे। ऐसा नहीं कि रात में सो रहे 2 दांत डगर के गिर गए नीचे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्या है, ये जकड़े हुआ है एकदम टाइट। निकाल के देखो, प्लास से निकालो कि जान निकल जाएगी, दांत नहीं निकलेगा। ठीक है, ये तो दांत को हमने बाहर से देख लिया भाई कि हमारा दांत ऐसा है। थोड़ा अंदर से देख लें, देख लें, या आपके एनसीईआरटी तक ही रहने दें चलो दांत देख लेते हैं, नहीं तो कहोगे क्या ही मिस कॉल मार के छोड़ रहे हैं सर। हमने क्या किया, किसी बंदे का दांत लिया, ऐसे दांत लिया और इसे काट लिया, एकदम इमेजिन करिएगा ऐसे जर्र से काट दिया। ठीक है, जब काट लिया तो हमको दांत में दिखेगा क्या भैया? सबसे तेज जानना जरूरी। हमने किसी बंदे का दांत लिया और काट लिया, दांत लिया है और काट लिया, दांत से नहीं काट लिया है, याद रखिएगा। ठीक है, दांत लिया और काट दिया तो हमें 3 लेयर दिखाई देंगी ऐसी, सॉरी, तीन लेयर दिखाई देंगी। चलिए देखते हैं अभी।
कौन कौन सी लेयर है वो, और पीले रंग से जो बना रहे हैं, जो लाल रंग से जब भी हम बायोम बनाएं इसका मतलब होता है ब्लड की सप्लाई हो रही है, और जब पीले रंग से बनाएं तो इसका मतलब समझिएगा कि तंत्रिका की सप्लाई हो रही है, यानी न्यूरॉन्स है हमारे। ये आपका काम, ये जो कलर कोडिंग है आपका काम आपके एमबीबीएस तक करेगा। अगर आप आप में से कोई एमबीबीएस करना चाहता हो तो उसके लिए बहुत पते की बात है, क्योंकि अभी से अंदाजा रहेगा उसे। हमने क्या किया, हमने बताया कि दांत जो अगर हम काट के देखें तो 3 इलाके दिखाई देंगे किसी बंदे के दांत में। जो सबसे बाहरी वाला इलाका जिसको हमने सफेद रंग से दिखाया है, और खास करके बात करें तो क्राउन वाला इलाका जो कि हमारे मसूड़ों के बाहर रहता है, जो हम देखते हैं डेली, जिसपे ब्रश मारते हैं डेली, जिसपे ब्रश मारते हैं डेली। तो जो सबसे आउटर पार्ट होता है, सबसे बाहरी अस्तर जो होता है, सबसे बाहरी जो लेयर होता है हमारे दांत का, उसे कहते हैं क्या, इनेमल। क्या बोलते हैं भैया, इनेमल। क्या बोलते हैं दोस्त, इनेमल। क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। एक बात याद रखिएगा, हमारे शरीर का सबसे कठोर कंपोनेंट है। सबसे ज्यादा बार सवाल पूछा गया है इनेमल के बारे में, तो एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर कंपोनेंट है, हार्डेस्ट पार्ट है, हार्डेस्ट कंपोनेंट है हमारे बॉडी का। टिश्यू कभी नहीं। आपसे अगर आपसे पूछा जाए हमारे शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है, तो डेफिनेटली हमारी हड्डियां होंगी। लेकिन हमारे शरीर का सबसे कठोर कंपोनेंट पूछा जाए तो इनेमल होता है, जो क्राउन के सबसे बाहरी स्तर में पाया जाता है, इनेमल। हार्डेस्ट लिख दें यहां, केवल क्या लिख दे भैया, हार्डेस्ट लिख दें, यानी कठोर लिख दें। फिर इनेमल बनाता कौन है भैया, इनेमल आते कौन से, हार्डेस्ट सब्सटेंस बनाता कौन है, तो एमिलियोब्लास्ट सेल्स होती हैं, अमीलियोब्लास्ट सेल्स। अमीलियोब्लास्ट कोशिका जो होती है वो बनाती है क्या, अमीलियोब्लास्ट कोशिका जो है वो बनाती है हमारे इनेमल को। इत्तेफाक से हमारे यहाँ कुछ दिनों के बाद गायब हो जाती है, इसलिए हम बार बार दांत नहीं बना सकते। एमिलियोब्लास्ट कोशिका हार्डेस्ट होता है, इनेमल सबसे बाहरी होता है, एमिलियोब्लास्ट जो सेल्स होती हैं वो क्या बनाती हैं, इनेमल बनाती हैं। ठीक है, क्लियर है। क्यों हार्डेस्ट होता है भैया, क्यों कठोर होता है, तो लगभग 97% इसमें क्या होता है, इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक चीजें पाई जाती हैं, अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक। और 3% के करीब क्या पाया जाता है भैया, जल पाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, यस या नो। चलिए फिर सबसे अंदर देखेंगे तो ये लाल पीला संरचना दिख रही है। अच्छा, हमारे इनेमल में किसी प्रकार की रक्त की सप्लाई नहीं होती है और ना नर्व की सप्लाई होती है, यानी ना ही तंत्रिका है वहां पे और ना ही रक्त है। ठीक है, सबसे अंदर देखेंगे तो ऐसे लाल हरे पीले में दिखाया गया है, जिसे हम कहते हैं क्या, पल्प। क्या बोलते हैं भैया, पल्प। जो हमारा पल्प वाला इलाका होता है, उस पल्प को हम, पल्प में क्या होता है, रिचली सप्लाई होता है ब्लड वेसल एंड नर्व्स। तो लिख दे यहां तंत्रिका और रक्त का संचार। तंत्रिका भी हम छोटे छोटे मोटे में लिख रहे हैं ताकि एकदम रिवाइज कर सके आप। तंत्रिका और रक्त का संचार यहां पाया जाता है। मौजूद होता है, लिख दे। तंत्रिका और रक्त का संचरण क्या होता है, यहां पे मौजूद होता है। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ या नहीं। चलो समझ में आ गई भैया कि तंत्रिका है और रक्त का संचरण यहां मौजूद है। अच्छा, पल्प, ऐसे पल्प की जो लाइनिंग कोशिकाएं या ऊपर दिख रही होंगी कोशिका, ए कोशिका, ए वाली कोशिका, ए वाली कोशिका, ए वाली कोशिका दिख रही है। तो जो लाइनिंग कोशिका है जिसको हम सफेद रंग से जता रहे हैं आपको, उनका नाम होता है ओडोंटोब्लास्ट कोशिका। क्या नाम होता है, ओडोंटोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट कोशिका। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स कहते हैं इसे। और ये ओडोंटोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं कुछ स्रावित करती हैं।
कुछ स्रावित करती हैं और ऐसे ट्यूबुलर संरचनाएं बनाती हैं, नलिका बनाती हैं, ऐसे ऐसे नलिका बनाती हैं चारों तरफ पूरे दांत में। पूरे क्या है भैया, दांत में, ऐसे पूरे दांत में ऐसे नलिकामयी संरचनाएं बनाती हैं। कौन भैया, ये जो ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं हैं जो पल्प में पाई जाती हैं, पल्प के लाइनिंग सेल्स बनाती हैं, ऐसे ऐसे के जो नलिकाएं बनाती हैं। तो नलिकाएं जिस जिस जहां पे प्रेजेंट होती हैं, जिस इलाके में नलिकाएं पाई जाती हैं, उस इलाकों को क्या बोलते हैं, डेंटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, डेंटीन। क्या बोलते हैं भैया, डेंटीन। क्या बोल दिए, डेंटीन। तो आपसे सवाल पूछा गया है डेंटीन कौन बनाता है, तो डेंटीन बनाता है भैया ओडोंटोब्लास्ट कोशिका। कहां पाई जाती है, तो पल्प की लाइनिंग कोशिकाओं में। इनेमल कौन बनाता है, तो एमिलोब्लास्ट कोशिका। डेंटीन की बात करें तो सेकेंड मोस्ट हार्डेस्ट कंपोनेंट होता है हमारे बॉडी का, यानी इसके बाद। फिर यहां पे देखेंगे तो यहां छेद प्रेजेंट होता है। भैया ऐसे दांत में छेद ही नहीं होगा तो ब्लड कहां से घुसेगा या तंत्रिका घुसेगी कहां से, तो उनके घुसने के लिए सबसे अपेक्स पार्ट पे देखेंगे, यानी सबसे लास्ट में देखेंगे, सबसे नीचे देखेंगे दांत में, यहां पे। ठीक है, तो वहां पे एक छेद प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं फोरामेन, एपिकल फोरामेन। क्या बोलते हैं, एपिकल फोरामेन। ये तो एक मोटा मोटी क्या हुआ, डायग्राम हो गया प्यारे बच्चों के लिए, कि ताकि समझ सकें कि दांत के अंदर है क्या। तो कभी कभी क्या होता है, देखते होगे जो बच्चे ज्यादा चॉकलेट वॉकलेट खाते हैं, तो चॉकलेट खा के ऐसे सो गए। चॉकलेट खा के ऐसे सो जाएंगे तो चॉकलेट में होगा शुगर। शुगर जब होगा और हमारे माउथ में क्या होंगी, एनारोबिक बैक्टीरिया होगी। जब एनारोबिक बैक्टीरिया होगी तो शुगर को जब क्या करेगी, शुगर को फीड करेगी तो बनाएगी क्या, एल्कोहल। एल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा, बनाएगा एसिड, और एसिड क्या करता है, डीमिनरलाइजेशन कॉज करता है। धीरे 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 इनेमल, तो हम डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, काला पड़ेगा तो बोलेगा डॉक्टर की कीड़े लग गए हैं। क्या लग गए हैं, कीड़े। फिर धीरे धीरे देखते हो कि अगर नहीं रोके इस कीड़े को तो फिर क्या होगा, ये इनेमल हट जाएगा और कोई भी चीज खाओगे पियोगे तो प्रियंका चोपड़ा आ जाएंगी पूछने कि क्या आपके कोलगेट में नींबू नमक साल्ट है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए क्या करें, जब भी कोई मीठा आइटम खाएं तो पानी जरूर पी लें या दांत जरूर साफ कर लें। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ये दांत है हमारा। अब दांत के बारे में देखेंगे तो हमारे यहाँ बात करें, अभी तो हम इसकी बात कर ही रहे हैं पाचन तंत्र की, तो हमने इसकी बात कर ली, अब हम दांत की बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो लिखा गया है एनसीईआरटी में, तो 3 बातों का जिक्र किया गया है कि जो हम लोगों का दांत होता है वो क्या होता है भैया। हम लोग की दांत की बात करें तो क्या होता है, गर्त दंती होता है, द्विबार दंती होता है और विषम दंती होता है। ये 3 बातें लिखी गई आपके एनसीईआरटी में, ज्यादा दांत के बारे में डिस्कस नहीं किया गया। इसकी बात हम कर लेते हैं कि गर्त दंती क्या होता है, द्विबार दंती क्या होता है, विषम दंती क्या होता है। दांत तो हमने देख ही लिया। तो अगर हम क्या करें, क्लासिफाई करें अपने तित को, क्या करें, क्लासिफाई करें तित को। कैसे भैया, तो हम जान रहे थे कि हमारा जो दांत होता है, अगर देखें उसे, तो किसी बंदे में कितने प्रकार के दांत प्रेजेंट है। जैसे मान लीजिए हमने देखा संरचना के आधार पे, अगर हम बांटे, संरचना के आधार पे देखें तो हमारे यहां 4 तरह के दांत पाए जाते हैं। संरचना के आधार पे अगर हम देखें तो 4 तरह के दांत पाए जाते हैं, जो सबको पता होगा। पहले क्या होता है भैया, इंसीजर्स होते हैं हमारे। क्या होते हैं, इंसीजर्स। फिर क्या होता है भैया, कैनाइन होता है। फिर क्या होता है भैया, प्रीमोलर होता है, अभी हम दिखाएंगे इसको। और फिर क्या होता है, मोलर होता है। आपके मुंह में ही तो है, देखने में क्या समस्या, मोलर होता है। तो जो इंसीजर होते हैं इनका शेप ऐसा होता है, और ये बने ही होते हैं किसके लिए, काटने के लिए, या काटने के लिए, बिस्कुट काट लिए, कुछ भी काटने के लिए इसका इस्तेमाल करते हो। ऐसे थोड़े कि बिस्किट खाना हो तो पीछे रख के ऐसे काटते हो, ऐसे तो काटते हो। ठीक, दूसरा होता है हमारे पास कनाइन। कनाइन का कुछ संरचना ऐसे होता है, इसकी रूट सबसे बड़ी होती है क्योंकि ये बना होता है फाड़ने चीड़ने के लिए। जो नॉन वेजिटेरियन होते होंगे ऐसे ही काटते होंगे, ऐसे नहीं खा रहे थे, ऐसे से। खैर तो पका के खाते हैं, लेकिन यहाँ की बात करें तो प्रीमोलर्स और मोलर्स की बात करेंगे, यानी चवर्णकों की बात कर ले अपने यहाँ, तो प्रीमोलर्स और मोलर्स कुछ ऐसे होते हैं
जिसमें क्राउन थोड़ा चौड़े दिखाई देते हैं। ऐसे होते हैं हमारे यहाँ प्रीमोलर्स और मोलर्स। तो इनका संरचना जो भी बना हुआ है, जो भी संरचना बना हुआ है, हम पढ़े हुए हैं शुरू से ही कि किसी भी चीज की जो संरचना होती है वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करती है कि कैसे उसका क्या काम है, उसके हिसाब से उसकी संरचना होती है। तो जो भी दांत की संरचना है वो किस काम के लिए बने हैं उसके हिसाब से है। इनका काम है काटना, इनका काम है फाड़ना, और उन दोनों का काम है क्या, क्रश करना, ग्राइंड करना, यानी चबाना। तो इसके हिसाब से हमारे यहाँ 4 तरह के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये 4 तरह के दांत यानी किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी ऑर्गेनिज्म में अगर हम पिछली बात कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है, कोई प्राणी ऐसा है जिसमें विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाए उसके मुख गुहा में, तो ऐसे को हम बोलते हैं विषम दंती। क्या बोलते हैं दोस्त, विषम दंती। अगर समदंती हम कब बोलते, देखिए यहां पे एक डायग्राम में हम जताना चाहें आपसे कि कोई ऐसा भी प्राणी आपने देखा होगा जिसमें सारे दांत एक ही तरीके के होंगे, उसे हम कहेंगे समदंती। लेकिन जब अपना मुख खोल के देखेंगे आप तो लगेगा कि नहीं यार ए ऐसे ए ऐसे, तो उसे हम कहते हैं विषम दंती। तो जो हमारा दांत है वो क्या होता है, विषम दंती होता है। क्लियर, इस लाइन का मतलब क्लियर हो गया। अब बात आई द्विबार दंती यानी डाइफायोडोंट। अब ध्यान रखिएगा, जब हम बचपन में होते हैं तो हमारे यहां 20 दांत पाए जाते हैं केवल, हमारे पास प्रीमोलर्स नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए थे, प्रीमोलर्स नहीं पाए जाते। तो 2 प्रीमोलर इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, यानी 2 2 4 2 6 2 8, और थर्ड मोलर 2 2 4 8 4 12 दांत ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन काल में बस एक बार आते हैं। लेकिन इन 12 को छोड़ दे तो हमारे यहाँ 20 दांत जो हैं वो जीवन में 2 बार आते हैं। एक बार कब, जब हम मिल्क फीडिंग स्टेज यानी जब हम बहुत छोटे बच्चे होते हैं तब दांत आते हैं। फिर धीरे धीरे वो दांत झड़ना चालू होता है और परमानेंट दांत आते हैं, अस्थाई दांत आते हैं। तो हमारे ओरल कैविटी में 2 बार दांत आते हैं लाइफ टाइम में, इसलिए हमको बोलते हैं क्या, द्विबार दंती। पूरे जीवन में दांतों के 2 बार समुच्चय प्रकट, द्विबार दंती यानी डाइफायोडोंट। फिर बात आई गर्त दंती किसे कहते हैं भाई। तो अगर हम देखें कि किसी का दांत, किसी भी ऑर्गेनिज्म का दांत जो है वो जॉ बोन के साथ कैसे लगा हुआ है, जैसे समझ लिए गए यहाँ। जैसे मान लीजिए कि हम बोलें कि ये हमारा जॉ बोन है, ये हड्डी है, हमारा जबड़े की हड्डी है, और हमारा दांत ऐसे है, ऐसे, और फिर मसूड़ों ने इनको ऐसे ढक रखा है। एक तो एक कंडीशन हो सकती है जिसे हम कहते हैं एक्रोडोंट। क्या बोलते हैं, एक्रोडोंट। फिर ऐसा होता है कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें ये जबड़े की हड्डी है मान लीजिए, और दांत उसके लेटरल सरफेस पे ऐसे प्रेजेंट होता पाया जाए, तो उसे हम बोलते हैं क्या, प्लूरोडोंट। क्या बोलते हैं भैया, प्लूरोडोंट। और जो हमारे यहां देखा जाए तो हमारे यहां जो हमारा दांत है वो हमारे जबड़े की हड्डी में ऐसे धंसा हुआ होता है, ऐसे धंसा हुआ होता है, और इसके ऊपर मसूड़े पाए जाते हैं। तो अगर ऐसा कहीं दांत पाया जाता है तो इसे हम कहते हैं क्या, गर्त दंती। गर्त मतलब गड्ढा, यानी जहां दांत गड्ढे में पाए जाए। तो गड्ढा कौन सा, गांव का गड्ढा नहीं, जबड़े के हड्डी का गड्ढा। ठीक है, तो गर्त दंती होती है, एक अस्थिर सांचे में उपस्थित होती है, तो गर्त दंती कहते हैं। ये तीनों लाइन जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, इसका मतलब आपको क्लियर हुआ, हाँ या नहीं। चलिए क्लियर हो गया, अच्छी बात, क्लियर हो गया, अच्छी बात। तो हमने देखा कि हमारे यहाँ 4 तरह के दांत पाए जाते हैं, कृतंक, रत्नक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। हमने दिखाने का प्रयास किया। देखिए हमने ये भी बताने का प्रयास किया है कि जबड़े में जो है ऐसे धंसी रहती है, इसलिए गर्त दंती कहते हैं। अलग अलग तरीके की है, इसलिए इसे हम विषम दंती कहते हैं। और कुछ दांत हमारे ओरल कैविटी में, हमारे मुख गुहा में बस 1-2 बार आते हैं, 20 दांत, तो उसे हम कहते हैं क्या, द्विबार दंती। ठीक है, अब इनके नाम दिए हुए हैं, देखिए, छलनी के आकार के, भोजन को कुतरने में सहायता, कृतक जीवनों को विकसित एवं टेंट्स, हाथी में टस्क, ऊपरी कृतंगों का रूपांतरण है। इस सवाल बहुत बार पूछा गया है कि हाथी में जो देखते हो सफेद रंग का टस, उसका वो किसका रूपांतरण है, तो याद रहे हृदनक का, कृतंक का, यानी इंसीजर का, ये याद रखना। बाकी कोई बहुत ज्यादा रॉकेट नहीं है इसमें।
फिर रत्नक की बात कर लें, कैनाइन की, तो ये नुकीले दांत होते हैं, भोजन को चीरने फाड़ने में सहायक होते हैं, मांसाहारियों में अधिक विकसित होते हैं, खरगोश में दांत अनुपस्थित होते हैं, बलरस और टस्क दांत रूपांतरित ऊपरी रत्नक है। यहाँ पे डायग्राम इसलिए बना दिया गया है ताकि आप समझ जाइएगा। तो बलरस की बात करेगा तो कैनाइन, और हाथी की बात करेगा तो इंसाइजर, याद रखिएगा। फिर आते हैं हमारे पास अग्रचवर्णक, आकार में त्रिकोणीय होंगे, भोजन को चबाने में सहायक। फिर आएंगे चवर्णक, जो आकार में चौकोर होंगे और भोजन को चबाने और पीसने में भी सहायक होंगे। हमारे यहाँ भगवान 4 तरह के दांत दिए हुए हैं, इसलिए हम लोग विषम दंती हैं। क्लियर है? अब बात आएगा मानव दंत विन्यास के बारे में। मानव दंत विन्यास, चलिए हम खोल के देख लेते हैं इसे, मानव दंत विन्यास के बारे में। मानव दंत विन्यास के बारे में जब हम चर्चा करेंगे, मानव दंत विन्यास के बारे में मान लो हम चर्चा करें, तो चलिए चर्चा कर लें कि मानव दंत विन्यास होता क्या है। तो हम किसी बंदे का ऐसे मुंह खुलवा लें, क्या कर लें भैया, ऐसे मुंह खुलवा लें। ऐसे हमने क्या किया, मुंह खुलवा लिया, कंफर्म। तो हम करते क्या है, इसको 4 हिस्सों में बांट लेते हैं। जैसे हमारा ही मुंह है, आ करके 4 हिस्सों में बांट लो। तो इधर इंसाइजर, इधर कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यानी कृतंक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। फिर इधर भी वही हाल, कृतंक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, कृतंक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक कृतंक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। ठीक है, मजा ही आ गया। तो हमारे यहाँ जो है दो दो एक एक जो है रत्नक, एक रत्नक, 2 अग्रचवर्णक और 3 जो है चवर्णक पाए जाते हैं। ऐसे जोड़ते हैं हम तो हमारे यहाँ 32 दांत होते हैं। ऊपर जोड़िएगा, 2 1 3, 2 5 3 8, 8 16, 8 चौको 32। लेकिन जब हम दंत विन्यास का फार्मूला लिखते हैं तो किसी एक साइड का ही दिखा रहे होते हैं। क्या दिखा रहे होते हैं, किसी एक साइड का। तो जब हम बच्चों के दांत का लिखते हैं दंत विन्यास, बच्चों का, जब हम बच्चों का लिखते हैं दंत विन्यास 13 साल तक के बच्चों का, तो हम 13 साल के पहले के बच्चों का दंत विन्यास लिखते हैं बच्चों का, तो लिखते हैं 2102, 2102। टोटल नंबर आप दांत निकालना हो तो 2 से गुणा कर दीजिएगा, निकल जाएगा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो बच्चे होते हैं उनके दांत में, दूध का दांत जिनके पास है, इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर नहीं पाए जाते, और फिर फर्स्ट और सेकंड मोलर होता है, फर्स्ट और सेकंड मोलर। ठीक है, थर्ड मोलर भी नहीं दिख रहा होगा, ये बच्चों का लिख रहा है। मान लीजिए वयस्क की बात करें, वयस्क की बात करें, लेकिन 25 साल से कम, 25 साल से कम उम्र वाले वयस्क की बात करें, तो हम बोलते हैं कि हमारा जो तीसरा मोलर है, जो थर्ड मोलर है, वो 25 साल के बाद लगभग आता है, इसलिए उसे अक्ल धाड़ भी बोलते हैं। तो 25 साल से कम बंदे का अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिखेंगे 2122, 2122। अगर नॉर्मली जनरलाइज किया जाए, पूछा जाए कि ह्यूमन का दंत विन्यास कितना होता है, या अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि 25 साल से ऊपर का वो बंदा है, तब दंत विन्यास होता है क्या, 2123। तब हमारे यहाँ 32 दांत पाए जाते हैं। ये होता है दंत विन्यास। यानी कुल मिला के दंत विन्यास हम उसे कहते हैं कि जितने भी दांत आपके यहाँ ओरल कैविटी में पाए जाते हैं उनको नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, वो होता है हमारा क्या, दंत विन्यास। क्लियर है? चलिए, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। हमने होठ देख लिया भाई, दांत देख लिया, फिर आएंगे आगे, क्या देखेंगे, फिर आगे किसके बारे में देखेंगे, तो मिलेगी हमें जिह्वा। क्या मिलेगी, जिह्वा। जिह्वा मिला, यानी टंग मिला। क्या मिला, टंग मिला। क्या मिला, टंग मिला, हमें हमारी जिह्वा मिली। चलिए भैया, पहले तो हम जान ले, तो जो हमारा जिह्वा होता है, टंग होता है, वो आगे से तो फ्री होता है, फ्री है, लेकिन पीछे की ओर, जैसे मान लीजिए हमने आगे का ये पार्ट बनाया, लेकिन पीछे की ओर जो हमारी जिह्वा होती है वो लिगामेंट यानी स्नायु के मदद से एक हड्डी से जुड़ी होती है, ऐसे ऐसे एक हड्डी से क्या होती है, जुड़ी होती है, और इस हड्डी को हम बोलते हैं क्या, हवाइड बोन। ये क्या हो गया, हमारा स्नायु हो गया या लिगामेंट हो गया,
और ये हो गया हमारी अस्थि, कौन सी भैया, हाइड अस्थि। ठीक है, तो ऐसे जुड़ा होता है। अच्छा एक बात ध्यान रखिए कि अगर हमारा जो टंग होता है, जो जीभ होती है, वो पेशियों से बनी होती है। किससे बनी होती है? पेशियों से, मसल से बनी होती है। हम अक्सर मसल्स के डिफिनेशन में लिखते हैं कि ऐसी पेशियां जो कहीं ना कहीं हमारे अस्थियों से जुड़ी हो, वो कंकाल पेशी कही जाती है। क्या कही जाती है? कंकाल पेशी। और कंकाल पेशी जब भी हम पढ़ेंगे आपके यहाँ, तो देखेंगे जो कंकाल पेशियां होती हैं वो हमारे, उनका मूवमेंट जो होता है हमारे अपने कंट्रोल में होता है। जैसे हम चाहते हैं तो हाथ हिला लिए, नहीं चाहते तो रोके हैं, चाहते सर इधर कर लिए, नहीं तो आपकी तरफ कर लिए, चाहे तो उधर देख लिए, तो ये हमारे अपने कंट्रोल में। तो जीभ की जो पेशी होती है वो क्या होती है? कंकालीय पेशी होती है, स्केलेटल मसल होती है। तो जीभ ऐसे नहीं फिसलती। नहीं बोलते हो जुबान फिसल गई, जुबान फिसलेगी नहीं। क्यों भैया? क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है, वॉलंटरली कंट्रोल है। हम बस इतना जताना चाह रहे थे आपसे कि एक बात ध्यान रखिएगा कि जो हमारी जीभ होती है वो क्या होती है? कंकालीय पेशी होती है। क्या होती है भैया? कंकालीय पेशी होती है। अच्छा इसका काम क्या होता है नॉर्मल देखें तो काम अगर ऐसे देखें तो अक्सर हम बोल दिया करते हैं क्या भैया कि हमारा जो टेस्ट है, जो हम स्वाद लेते हैं जीभ से ही लेते हैं। और क्या काम है भैया? तो जीभ को देखोगे तो दो हिस्से हो गए, एक तो ओरल कैविटी की तरफ यानी डॉर्सल सरफेस, और एक उसका नीचे अधर भाग हो गया, और एक पृष्ठ भाग हो गया। तो जब पृष्ठ भाग को देखते होगे तो एकदम प्लेन नहीं होगा पृष्ठ भाग, उस पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे उभार पाए जाते होंगे पृष्ठ भाग पे, ऐसे ऐसे छोटे छोटे उभार, अभी हम देख लेंगे। लेकिन उस उभारों का मतलब क्या है? इसे हम बोलते हैं पैपिला। तो कुछ लोग समझते हैं कि ये पैपिला जो है, उभार जो है, वही टेस्ट ले जाता है, वही बताता है कि भैया आज तो मजा आ गया खा के। ऐसा कुछ नहीं है, बेवकूफी है। जो ये उभार हैं इसलिए बने हैं कि ऐसा ना हो कि आप खाना कुछ खाओ और एकदम चिकना हो, तो आप अभी तैयारी में हो ही कि भाई अभी चबाएंगे, तब तक वो सड़क के नीचे निकल गया। कभी कभी देखते होगे टॉफी चॉकलेट, बचपन में हम थे तो कभी निकल जाते थे, कभी मूंगफली घुस गई तो घर वाले समझा देते थे पेड़ निकलेगा उसमें ऐसी बातें होती थी। तो होता क्या है कि ये सरफेस को बनाया गया है इसलिए रफ, ताकि वो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सके, ताकि आप खाने को ओरल कैविटी में रख के, मुख गुहा में रख के आसानी से चबा सके। ऐसा ना हो कि चबाने की तैयारी में वो खिसक के नीचे चला जाए। लेकिन इत्तेफाक से हुआ क्या कि ये जो चबाने के लिए भगवान ने रफनेस बनाई थी, यानी पैपिला बनाई थी, ऐसे 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 पैपिला बनाई थी, इसके बेस पे कुछ पैपिला यानी कुछ आउट ग्रोथ, सब पे नहीं, कुछ जो पैपिला ऐसी बनी हुई है, उभार ऐसी बनी हुई हैं, उनके बेस पे ऐसे स्वाद के लिए संवेदांग होते हैं, यानी हम बोले तो टेस्ट रिसेप्टर होते हैं, टेस्ट रिसेप्टर होते हैं कुछ के बेस पे। अभी देख लेंगे किसके किसके बेस पे। टेस्ट रिसेप्टर यानी स्वाद के संवेदांग, स्वाद के संवेदांग, स्वाद के लिए संवेदांग प्रेजेंट होते हैं। कहां पे भैया? यहां पे। स्वाद के लिए संवेदांग कहां पाए जाते हैं? इनके बेस पे। ठीक है, इनके बेस पे पाए जाते हैं स्वाद के लिए संवेदांग। क्लियर है? अब मान लीजिए इनके बेस पे, सबके नहीं, पूरे जीभ पे ऐसे 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 दिख रहा हो, पूरे जीभ पे दिख रहा हो, तो क्या सबके पास है? नहीं भाई, अभी हम बता देंगे किसके पास है किसके पास नहीं है, किसके पास है किसके पास नहीं, ये बात बता देंगे। लेकिन समझिएगा जो ये ऐसा निकला हुआ है, ऐसा ग्रोथ हुआ है, उसके बेस पे क्या है? ऐसे स्वाद के लिए संवेदांग है, ऐसे स्वाद के लिए क्या है? संवेदांग है। अब मान लो हम पत्थर रख दें पत्थर रख दिया यहां, अब बेटा बता दे किस स्वाद का है, बता पाएगा? पेन रख ले, बता देगा कौन सा टेस्ट मिल रहा है? नहीं बता पाओगे। इसलिए हम उसी खाने का टेस्ट बता पाते हैं जो जाता है ओरल कैविटी में यानी मुख गुहा में, और मुख गुहा में जब वो घुलता है और घुल के जब नीचे ये जाता है, जब डिजॉल्व होके नीचे जाता है और जब इनके कांटेक्ट में आएगा, तब हम स्वाद बता पाएंगे। यानी हम स्वाद उन्हीं चीजों का बता पाएंगे जो हमारे मुख गुहा में घुलनशील हो। बस यही वजह है। तो जो उभरी उभरी दिख रही है उसको टेस्ट के लिए मत रिस्पॉन्सिबल समझना, इसके बेस पे पाया जाता है, वो भी सबके बेस पे नहीं। चलिए, तो हम जान रहे हैं कि टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी टंग, हमारी जीभ जो होती है टेस्ट के लिए। स्वाद चखते हैं हम लोग, कोई चीज खा रहे हैं तो बता देते हैं उससे कि भैया कैसा स्वाद है इसका, क्या है माहौल।
क्लियर है? चलिए बता दिया। तो हमने देखा बेस पे। दूसरा भैया, हम जो बोलते हैं तो हमारा जो लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स, जब हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे तो देखेंगे केवल ऐसा साउंड निकलता है, ऐसे करता है, विजिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। तो फिर हमारा जो लिप्स होता है, हमारा जो टंग होता है, एक मैनिपुलेशन, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, जिसकी वजह से एक कोऑर्डिनेटेड वे में मैं आपके सामने बोल रहा हूं, जिसको हमारे दिमाग का कोई हिस्सा कंट्रोल कर रहा है। इसको भी जान लेंगे दिमाग जब पढ़ेंगे तो, तब हम बोल पा रहे हैं। जब छोटा बच्चा होता है, उसका दिमाग ज्यादा डेवलप नहीं होता है, तो देखे होंगे घर में ट्रेनिंग दी जाती है उसको, पापा बाबा ऐसे बोल के समझाया जाता है उसके सामने, ताकि ऐसे मूव करोगे लिप्स को तो ये आवाज निकलेगी। फिर धीरे धीरे लड़का वो ट्राई करता है बोलने का, तो बोलने में मदद करती है। जबान काट दी जाए नहीं बोल पाओगे, केवल ऐसा साउंड प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? तो देखते हैं हमारे टंग का, इसके बारे में मोटा मोटी चीजें जान लिए, अब इनके बारे में जान ले जो आपके नीट में सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर अपने जीभ को देखें, जीभ को देखें तो यहां देख ले पहले कि जीभ भैया ऐसे होगा, और ऊपर की तरफ ऐसे रफनेस पाई जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे, और नीचे ये जो हमारा ओरल कैविटी है, जीभ उठा के देखोगे तो लगेगा एक झिल्ली है, लगेगा एक झिल्ली से अटैच है, ऐसे ओरल कैविटी से लगेगा। लगेगा दोस्त, हाँ या नहीं? बोलो ना। लगेगा। इसे हम कहते हैं फ्रेनुलम। क्या बोलते हैं भैया? फ्रेनुलम। क्या बोलते हैं दोस्त? फ्रेनुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? फ्रेनुलम। कोई समस्या? अपना ही जीभ देख ले भाई, अपना ही जीभ देख ले, ठीक है? अपने जीभ में ही बात कर रहे हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रेनुलम बोलते हैं। बोल दिया फ्रेनुलम, अच्छी बात। अब हम जीभ को थोड़ा देख ले बना के भैया, तो जीभ चल बना लेते हैं। ये तो पीछे का इलाका हो गया हमारे जीभ का, और ये आगे का इलाका है, ठीक है? आगे का इलाका है। तो आगे के इलाके में देखेंगे तो ऐसे 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 हमने जो बताया कि बहुत सारी छोटी 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 ऐसे आउटग्रोथ पाए जाएंगे, ऐसे उभार होंगे हमारे जीभ पे, जिसमें कुछ उभार बड़े बड़े दिखाई देंगे ऐसे, और कुछ उभार जो होंगे क्या होंगे? छोटे छोटे दिखाई देंगे, ऐसे ऐसे। क्लियर है? ठीक है। फिर कुछ यहाँ लेटरल साइड में ऐसे ऐसे देखेंगे। हम बस इनका नाम बताना चाह रहे हैं क्योंकि कई बार पूछा गया है सवाल इनके बारे में, कुछ वही जान लीजिए आप। कुछ ऐसे होते एकदम पीछे पाए जाते हैं, क्योंकि बचपन में हमें एक डायग्राम पढ़ाया जाता है, स्वीट सार साल्ट बिटर, ऐसा पढ़ाया जाता है। लिखा था आगे स्वीट, फिर सार खट्टा, साल्ट बीच में, बिटर पीछे। तो भैया एक मिर्ची ले लियो, और आगे जुबान पे एकदम आगे निकाल के जुबान, और उस पे लगाओ, देखो स्वीट लगता है कि सार लगता है? तो भैया जो रिसेप्टर्स है वो बता देंगे कैसा लग रहा है, ठीक है? तो रिसेप्टर्स बता देंगे, रख के देखियो आज। तो भैया अब जाओगे लड़ने कि भैया किताब में तो तुम बनाए थे तो आगे बताया था, आगे तो मीठा लगेगा, लेकिन यहाँ तो माहौल खराब हो गया है। तो टेस्ट रिसेप्टर जहां प्रेजेंट होंगे वैसा बताएगा। हमारे यहाँ देखें इनके साइज के हिसाब से, शेप के हिसाब से, तो हम 4 तरह का बोलते हैं। जो सबसे छोटी छोटी होती है उन्हें हम बोलते हैं फिलीफॉर्म पेपिला। क्या बोलते हैं दोस्त? फिलीफॉर्म। क्या बोलते हैं दोस्त? फिलीफॉर्म पेपिला। इनके पास कोई टेस्ट रिसेप्टर नहीं होते हैं, लिख दे यहाँ पे नो टेस्ट रिसेप्टर, नो टेस्ट, क्योंकि भैया इनके पास रिसेप्टर ही नहीं है, ज्यादा इनके बारे में लिखने की जरूरत ही नहीं है। सबसे छोटी होती है, सफेद कलर का जो दिखता है, सफेदी दिखती है जीभ पे, इसी वजह से दिखती है, क्योंकि आपके में ज्यादा है नहीं, इसलिए यहाँ पे रुके रहते हैं। नीट के लिए जब पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर क्या होता है भैया? एक मशरूम शेप की दिखाई देती है, इसे कहते हैं फंजी फॉर्म। क्या बोलते हैं? फंजी फॉर्म। मशरूम मतलब होता है फंगस, फंजी फॉर्म। यहाँ पे एकदम पिंक कलर जो हमारे टंग का दिखाई देता है वो इसकी वजह से। फिर साइड साइड में देखेंगे तो पत्ती के आकार का निकला होता है, उसे कहते हैं फोलिएट। क्या बोलते हैं दोस्त? फोलिएट।
और सबसे पीछे देखेंगे तो सबसे पीछे की तरफ होता है सर्कमवैलेट। ये 4 पेपिलाएं पाई जाती हैं सर्कमवैलेट। ये 4 तरह की आउटग्रोथ होती है, उनके शेप के अकॉर्डिंगली नाम दे रहे हैं, उनकी जैसी संरचना है उसके हिसाब से हम नाम दे रहे हैं, फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, फोलिएट और सर्कमवैलेट। क्लियर है? आप याद रखिएगा कि फिलीफॉर्म में कोई टेस्ट सेंसेशन नहीं होता है। क्यों भैया नहीं होता है? तो भगवान ने उनके नीचे टेस्ट रिसेप्टर नहीं दिए, इसलिए वो टेस्ट नहीं जान पाती हैं। सफेद कलर जो होता है, व्हाइट जो होता है टंग, वो इसी वजह से होता है, पूरा पूरे सरफेस पे पाया जाता है। फिर फंजीफॉर्म जो मशरूम के शेप का होगा, एकदम ऐसे थोड़ा बड़े बड़े दिखाई देगा, शीशा खोल के देखोगे तो लगेगा डिफ्यूज है, कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ, ऐसे उभार होगा, फंजीफॉर्म कहेंगे। गुलाबी कलर जो आपके टंग का होता है उसकी वजह से। फोलिएट एकदम साइड में पाया जाएगा, हम लोगों में वेस्टिजियल होता है। सर्कमवैलेट एकदम पीछे पाया जाएगा। ये रहा आपके टंग के बारे में, आपके जीभ के बारे में, जो 3 चीजें जो दिख रही थी हमने बता दिया। बता दिया कि नहीं? हाँ या नहीं? यस या नो? बता दिया। चलो आगे भैया क्या जान लें। आगे जो हमको नहीं दिख रहा है वो क्या है? लार ग्रंथियां। इनका जिक्र किए थे हम कि मुख में इनके बारे में पढ़ेंगे। तो लार ग्रंथियां एकदम ध्यान से देखियो मैडम जी को मैडम जी को एकदम ध्यान से देखियो। तो हमारे यहाँ 3 जोड़ी जो है लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं भैया? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक होती है पैरोटिड ग्लैंड। क्या होती है भैया? पैरोटिड ग्लैंड। क्या होता है भैया? पैरोटिड ग्लैंड। दिख रहा होगा। दूसरा, पैरोटिड ग्लैंड कहां पाए जाते हैं भी जान लीजिए। तो पैरोटिड ग्लैंड पाया जाता है, हमारा कान दिख रहा है आपको। अच्छा चलो, हमारा नहीं दिख रहा, आपको आपका दिख रहा है, फील हो रहा है। तो जहां आपका कान है उसके जस्ट आगे यहां पे पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है? पैरोटिड ग्लैंड क्या होती है? पैरोटिड ग्लैंड से जो भी बनाती होगी, जो भी लार बनाती होगी, वो लार जो है एक नलिका के तहत आके हमारे ओरल कैविटी में ऐसे देख रहे होंगे, फील करिए, ऐसे घुस रहा है। इस नलिका को हम नाम भी देते हैं, और नाम क्या देते हैं भैया? स्टेंसन्स डक्ट। आपके यहां बहुत बार पूछा गया है, क्या बोलते हैं भैया? स्टेंसन्स डक्ट। एक तो ये हो गई, तो 2 कान भगवान ने दिए, तो 2 ये हो गया। दूसरा जो हमारे पास लार ग्रंथियां है वो क्या है? वो है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। क्या है भैया? सब मैंडिबुलर, कुछ लोग सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं। तो जो हमारा मैंडिबल है, जो नीचे वाला जॉ है, नीचे वाला जो जबड़ा है, उसके इस वाले हिस्से में आप फील करिए, यहां पे सब मैंडिबुलर ग्लैंड ऐसे पाया जाता है। तो ये अपना जो भी लार बनाता है वो एक पाइप के थ्रू ले जाता है, कहां पे? एकदम आगे वाले हिस्से में दांत के ले जाके खोल देता है ऐसे। जिस पाइप से लेके जाता है उसे हम कहते हैं क्या? वार्टन्स डक्ट। क्या बोलते हैं भैया? वार्टन की नलिका। फिर जो दो है हमारे यहाँ पाई जाती हैं जीभ के जस्ट नीचे। कभी शीशा हो आपके पास तो मुंह खोल के अपना अपना ऐसे देखोगे तो लगेगा जो फ्रेनुलम है, जो झिल्ली दिख रही थी, उसके आसपास में नीले नीले 2 संरचनाएं दिखाई दे रही होंगी। तो उसे हम कहते हैं क्या? सब लिंगुअल स्लेवरी ग्लैंड। सब लिंगुअल देखिए एकदम नीचे अंदर है, फील करिए इसे, यहां पे इधर अंदर बनाया गया है जीभ के पास। तो इससे जो डक्ट निकलती है, इससे जो नलिका निकलती है, उसे डक्ट कहते हैं डक्ट ऑफ रिविनस। क्या बोलते हैं भैया? डक्ट ऑफ रिविनस। एग्जाम में तीनों बहुत पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो हमारे यहाँ मेजर रूप से देखें, यानी मेन तरीके से देखें, तो 3 तरह की लार ग्रंथियां, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं हमारे ओरल कैविटी में, जो क्या स्रावित करती हैं? लार स्रावित करती हैं। क्या भैया? लार। पहले हम जान लेंगे सबके बारे में। तो हमने मुख के बारे में तो पूरा जान लिया दोस्त। यहां तक किसी को कोई समस्या हो? यहां तक किसी को कोई समस्या? हाँ या नहीं? एकदम प्यार से बताइयो। कोई समस्या? ठीक, नहीं समस्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं समस्या तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियों के बारे में देख लिया। कान के नीचे पाया जाएगा पैरोटिड ग्लैंड। इन सब के बारे में हमने बता दिया डायग्राम में, आप इससे नोट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है? अब हम देखेंगे, लार ग्रंथियां हो गई, अब हम चलेंगे अपने आहार नाल में। कहां चलेंगे भैया? आहार नाल में। आहार नाल की जब हम बात करेंगे तो देखिएगा, सबसे पहले आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना होगा। अच्छा बच्चों, साथ साथ में जरूर ध्यान रखियो, 1 मिनट वीडियो रोक दियो जब भी होगा तो, और एनसीईआरटी खोल के आगे का पढ़ लियो। तो जब देख लोगे तो तुम्हारी सारी समस्याएं शुरू से अभी तक की खत्म है। जहां पे लिखा हुआ है ए आहार नाल की औतकी, उसके पहले की सारी समस्याएं खत्म है। पॉज कर करके देखियो। मैंने बोला था ना, कमिट किया था आपसे, वादा किया था।
क्या भैया, कि जब पढ़ोगे पूरा अध्याय खत्म होगा तो लगेगा एनसीईआरटी पूरा आता है आपको। क्या आता है? पूरा आता है, एकदम माहौल बढ़िया हो जाएगा। अब हम देखेंगे आहार नाल की औतिकी। हमने किसी बंदे को लिया और उसका आहार नाल जो है, जो माउथ से स्टार्ट होकर गुदा पे खत्म होता है, उस पाइप को लिया और काट दिया। क्या कर दिया भैया? काट दिया। और उसी काट को देखना चाहते हैं हम। चलो भैया, काट दिया, बड़ा दुख हुआ हमें तो, काट के हम देखना चाहते हैं उसे। चलो भैया काट लेते हैं, जब आप इतने प्रताड़ित हो रहे हैं तो काट लिया। एकदम एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, पहले समझ लेते हैं। हमने क्या किया, आहार नाल को काटा तो भैया ऐसे नलिका दिखाई देगी, चल थोड़ा नलिका फील करा दे, ऐसे समझ लो दोस्त, ऐसे ऐसे पाइप। अब समझ में आ रहा है? पाइप, ये पाइप हो गया, ठीक है। तो जो पाइप दिख रहा है आपको, आहार नाल का जो पाइप दिखेगा, जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसे कहते हैं क्या? सिरोसा। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या बोलते हैं भैया? सिरोसा। क्या बोलते हैं? सिरोसा। सिरोसा के बाद, यानी सिरोसा एडिपोज, सिरोसा बना होगा। सिरोसा के बाद जो होता है, पाई जाती है पेशीय लेयर। सिरोसा के बाद दिया होगा ऐसे पेशीय लेयर। पेशी लेयर देखेंगे, यानी ये यहां से लेके, सिरोसा से लेके यहां तक की जो लेयर है वो क्या है? पेशीय, पेशीय अस्तर। पेशीय अस्तर में कौन कौन सा है भैया? तो अंदर की जो मसल्स होती है, अंदर की जो पेशियां होती हैं, हम उन्हीं के लैंग्वेज में लिख लें, उसी के लैंग्वेज में लिख लें, क्योंकि डायग्राम समझ लेंगे तो आसानी रहेगा आपके लिए। उसी के लैंग्वेज में लिख लें अगर, तो जो अंदर की लेयर है पेशियों की, वो वर्तुल पेशियां यानी सर्कुलर मसल लेयर पाई जाती है। अंदर की तरफ क्या पाई जाती है? सर्कुलर मसल की लेयर पाई जाती है। अंदर की तरफ क्या होती है? सर्कुलर मसल की लेयर पाई जाती है। और बाहर की तरफ देखें भैया, तो बाहर की जो सेल होती है, जो लेयर होती है, वो क्या होती है? ऊर्ध्व मसल यानी लॉन्गिट्यूडनल मसल, ऐसे। यानी दो तरह की पेशियां पाई जाती हैं हमारे किसमें? इसमें, जब हम बात करेंगे पेशी लेयर में या पेशी अस्तर में। कौन कौन सा भैया? तो अंदर की तरफ वर्तुल और बाहर की तरफ क्या है? ऊर्ध्व। लिख ले यहां पे पेशियों में। बाह्य क्या होगा भैया? ऊर्ध्व मसल, यानी लॉन्गिट्यूडनल मसल। और अंदर की तरफ क्या होगा भैया? वर्तुल पेशियां, यानी सर्कुलर मसल। तो दो मसल लेयर पाई जाएगी। जबकि पेट में जब हम चलेंगे, तो पेट में मसल की एक एक्स्ट्रा लेयर देखेंगे हम, जिसे हम कहते हैं ऑब्लिक मसल। ऑब्लिक मसल। क्यों भैया? तो पेट जो है सबसे मोटा हिस्सा है, और सबसे ज्यादा फोर्स जो होता है, क्रमाकुंचन जो होता है, सबसे ज्यादा तेजी से पेट में होता है। तो पतली रहेगी तो ऐसा ना हो पेट ही फट जाए। तो भगवान ने क्या किया कि भैया एक और एक्स्ट्रा लेयर दे दी। तो ये पेशीय लेयर के बाद आता है क्या हमारा? सब म्यूकोसा। क्या आता है भैया? सब म्यूकोसा। क्या आता है दोस्त? सब म्यूकोसा। थोड़ा मजा नहीं आया ना? हमको भी नहीं आया। थोड़ा गोल कर दें सब म्यूकोसा को। सब म्यूकोसा क्या किया? गोल कर लिया। ये हो गया हमारा सब म्यूकोसा। क्या हो गया भैया? सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के बाद जो है क्या है भैया? म्यूकोसा है। ऐसा एक डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बना होगा।
सब म्यूकोसा के बाद क्या होता है दोस्त? म्यूकोसा। याद रखिएगा, आप क्या, कई बार आपके यहाँ नीट एग्जाम में अंदर से लेके बाहर या बाहर से लेके अंदर इस लेयर का नाम पूछा गया है कि बाहर से लेके अंदर की तरफ कौन सी प्रेजेंट होती है या अंदर से बाहर की तरफ, ऐसा सवाल पूछा गया है। और ये वाला क्या है? ल्यूमेन है। क्या भैया? ल्यूमेन। ल्यूमेन मतलब रास्ता, यानी आप खाना खाते हो तो इसी रास्ते से हमारा होके गुजरता है खाना, इसी रास्ते से खाना होके गुजरता है, इसी रास्ते से खाना होके गुजरता है। इसी रास्ते की बात कर लें तो हम एक एक आर्गन में अगर पहुंचे, जैसे ईसोफेगस में बात करें, ईसोफेगस में बात करें, क्योंकि खाना हमने गटक लिया, ग्लॉटिस आया होगा यानी घाटी आया होगा, घाटी ढक्कन से लगा होगा और खाना गलट के रास्ते होते हुए ग्रसिका में पहुंचा होगा यानी ईसोफेगस में पहुंचा होगा। तो ईसोफेगस में हम देखें इसी लेयर को, ईसोफेगस में अगर इसी लेयर को देखें जिसे हम ल्यूमेन कह रहे थे, यहां पे अंदर की लेयर को देखें तो ये बना होता है क्या? स्क्वेमस, ऐसे नॉर्मल स्टेडियम का। तो ईसोफेगस की बात करें, ईसोफेगस की, तो ईसोफेगस यानी ग्रसिका जो होती है, ग्रसिका अमाशय में खुलती है। कहां खुलती है? अमाशय में खुलती है। इस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रसिका कहां खुलती है भैया? अमाशय में। अभी हम सबके बारे में बस चर्चा कर रहे हैं। अमाशय में खुलती है यानी ग्रसिका खुलती है कहां? पेट में। ठीक है, ग्रसिका कहां खुलती है? पेट में खुलती है। फिर हम ग्रसिका की संरचना हम देख ही रहे हैं। ग्रसिका की जो इधर की ओपनिंग थी, इधर, इसे हम क्या कह रहे थे भैया? इसे हम कह रहे थे गुलेट। याद होगा क्या कह रहे थे? गुलेट कह रहे थे। कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? कह रहे थे। और इधर की तरफ किसमें खुल रही है भैया? इधर बनाएगी पेट, स्टमक बना लेगी। ठीक है, यहां क्या बन रहा है? अमाशय। ये तो ग्रसिका हो गया। तो जैसे ही हमने खाना गटका होगा, खाना गटका होगा, ये ग्रसिका में आया होगा और ग्रसिका से कहां जाएगा भैया? तो अमाशय में जाएगा। यानी अगला पार्ट हमें कौन मिलेगा? अगला पार्ट मिलेगा हमें अमाशय यानी स्टमक। क्या मिलेगा? स्टमक मिलेगा। अभी हम केवल सबके बारे में परिचय ले रहे हैं। केवल सबके बारे में क्या ले रहे हैं? परिचय ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। परिचय ले लें और जानकारी ले लें कि क्या होता है किसमें। तो चलिए अगर इसको देखेंगे परिचय और जानकारी ले लें इसका और देखने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है। तो हम जान लें पहले भैया क्या हो रहा है, अमाशय में क्या है, अमाशय क्या है, अमाशय के कितने हिस्से हैं, क्या होगा। ठीक है, अमाशय के कितने हिस्से हैं, क्या होगा। तो देखते हैं, चलिए अमाशय का डायग्राम बनाते हैं। तो हम देखने वाले हैं किसके बारे में भैया? तो देखने वाले हैं अपने अमाशय के बारे में। तो चलिए थोड़ा अमाशय के बारे में जान लें हम अपनी भाषा में, अपनी तरीके से, कि भैया अमाशय होता कहाँ है, खुलता कहाँ से और कितने हिस्से होते हैं इसके। चलो भैया, हमने क्या किया, यहां से बताया कि जो हमारा ईसोफेगस होता है, जो भाई हमारा ईसोफेगस, जिसे कि हम कह रहे थे क्या? ग्रसिका। जब ग्रसिका आता है तो हम बोलते हैं हमारा ग्रसिका जो है वो खुलता है किसमें? अमाशय में। बहुत ध्यान से देखिएगा, डायग्राम जो है प्यार से गलत करा लेता है आपसे। अच्छा, अमाशय को हम अपने 4 हिस्सों में बांटते हैं। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में बांटते हैं। कौन कौन सा भैया? तो जान लें नाम इसका। इसे हम बोलते हैं फंडिक पार्ट। क्या बोलते हैं भैया? फंडस। क्या बोलते हैं भैया? फंडस। अच्छा, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्या? कार्डियक पार्ट। क्या बोलते हैं भैया? कार्डियक पार्ट। एकदम ध्यान से समझिएगा, कार्डियक पार्ट बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं बॉडी, यानी काय। बॉडी ही लिख देते हैं, यानी मेन पार्ट ये होता है, काय लिख दें। और इसे लिखते हैं क्या? जो हमारे आंत की तरफ आ रहा है उस हिस्से को बोलते हैं क्या? पाइलोरिक हिस्सा। पाइलोरिक। यानी 4 हिस्सों में अपने पेट को हम बांटते हैं। हमारे बताने का बस यही पर्पस था कि आपसे एक सवाल पूछा जाता है, कभी कभी नीट में पूछा जाता है कि हमारे पेट का सबसे अगला इलाका कौन होता है, सबसे अगला हिस्सा कौन होता है, इंटीरियर पार्ट कौन सा होता है। तो आप जब डायग्राम ऐसे देखते हो किताब में तो लगता है यार फंडस तो ऊपर है, यही आगे का होगा। लेकिन याद रखिए हमारे पेट की शुरुआत होती है वहां जहां हमारा
ग्रसिका खत्म होती है। तो सबसे पहला इलाका जो होगा हमेशा कार्डियक पार्ट होगा, इस बात को याद रखिएगा। तो आसानी से, बहुत ज्यादा इसमें कोई इंटेंशन देने की जरूरत नहीं है कि भैया एकदम रटने लगे, नहीं कार्डियक नहीं कार्डियक नहीं कार्डियक। बस इस बात को रखिए याद कि जहां ग्रसिका खत्म होगी वहीं से अमाशय चालू होगा। क्लियर है? अच्छा, इसके अंदर देखें तो अमाशय के अंदर जो हमारा म्यूकोसा था वो कुछ ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे संरचना बनाता है। अमाशय के अंदर की म्यूकोसा को देखेंगे तो ऐसे ऐसे संरचना बनाएगा, गैस्ट्रिक पिट्स बनाता है। ठीक है, जठरीय द्रारे कहते हैं उसे। तो फिर हम जान लेते हैं भैया किसके बारे में, अपने अमाशय के बारे में। तो हम कह रहे हैं यह उदर गुहा में बाईं ओर पाया जाता है। पहले तो ये जानना जरूरी था किधर पाया जाता है भैया, नहीं तो पूरा पेट ही खोजते रहते, पूरा निकला हुआ पेट ही समझते हो। बाईं ओर पाया जाता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में, यानी इधर। ठीक है, ये आहार ना, पूरे आहार नाल की बात करें तो सबसे चौड़ा हिस्सा होता है, और इसका अगर हम आकार देखें तो जे शेप का दिखाई देता है। 4 भागों में विभाजित करते हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। देखिए, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस 4 हिस्सों में क्या होता है, डिवाइड होता है। क्लियर है? 4 हिस्सों में डिवाइड होता है, 4 हिस्सों में डिवाइड होता है। अगर इसको काट के देखें, हम क्या करें, काट के देखें तो इसके म्यूकोसल लाइनिंग, यानी जो म्यूकोसा वाली लाइन है उसको काट के देखें तो कुछ सेल्स पाई जाएंगी। कौन कौन सी भैया? तो ऊपर यानी गर्दन, यानी ऊपर की तरफ देखेंगे तो म्यूकस नेक सेल पाई जाएंगी। क्या भैया? म्यूकस नेक सेल, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल, म्यूकस नेक सेल। कहीं ना कहीं नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या सिक्रेट करती होंगी, म्यूकस स्रावित करती होंगी, श्लेष्मा स्रावित करती होंगी। दूसरा हमारे पास ऐसे होती हैं आगे की तरफ, उन्हें हम कहते हैं पेराइटल सेल। क्या बोलते हैं? पेराइटल, या ऑक्जेंटिक। तीसरा हमारे पास होती है पेप्टिक सेल। क्या होता है? चीफ सेल या पेप्टिक सेल, सबसे बेस में पाई जाती है। कई बार तो सवाल यही पूछा गया है कि चीफ सेल या पेप्टिक सेल कहां पाई जाती हैं, चीफ सेल या पेप्टिक सेल कहां पाई जाती हैं, कई बार यही पूछा गया है। तो ये चीफ सेल हो गई, इन्हें ही पेप्टिक सेल कहते हैं। चलिए, इन सेल्स को अगर हम जान ही रहे हैं तो हम क्या करें, थोड़ा इनके बारे में जान लें, जो आपके लेवल की बात है उसमें। तो जो पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल होता है वो 2 सिक्रीशन सिक्रीट करता है। हमारा पहला जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या बोलते हैं? कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। देखेंगे इसका मतलब क्या होता है जब हम पाचन पढ़ रहे होंगे तो। इंट्रिंसिक फैक्टर, अभी तो हम सबसे परिचय करा रहे हैं आपका, अभी हम क्या कर रहे हैं, सबसे परिचय करा रहे हैं। और जो हमारा चीफ सेल या पेप्टिक सेल होता है, जो सबसे बेसल लेयर में पाया जाता है, यहां पे ए वाली सेल, ये क्या स्रावित करती हैं? इन्हें हम जाइमोजन सेल भी कहते हैं, क्योंकि इनके द्वारा स्रावित किया गया जो एंजाइम होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो क्या क्या स्रावित करती है भैया? तो पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। अभी हम देखेंगे इसका क्या काम होता है, लेकिन पहले अभी परिचय में आ जाए थोड़ा सा। पेप्सिनोजन और एक और एंजाइम स्रावित करती है, इसे कहते हैं प्रोरेनिन। क्या बोलते हैं भैया? प्रोरेनिन। तो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन स्रावित होता है हमारे चीफ सेल से, या जाइमोजेनिक सेल से, या पेप्टिक सेल से। 3 नाम दिया गया है। जो पेराइटल होती हैं उन्हें ऑक्जेंटिक कहते हैं, और वो क्या सिक्रीट करती हैं भैया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। पेट में सिक्रीशन मिलेगा हमें, पेट में सिक्रीशन मिलेगा। अच्छा, अभी देखा होगा कि हमने जब ग्रसिका के बारे में बताया तो किसी सिक्रीशन का जिक्र नहीं किया, जबकि माउथ में बताया तो हमने बताया सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करती हैं। तभी हम केवल मिलते जा रहे हैं सबसे, तो पेट में ये माहौल होगा। फिर क्या